हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मंगेशवाल। वेलकम टू DRIS अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं हम सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 10 कानून और सामाजिक न्याय यानी कि लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो इसके अंदर दो वर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, एक तो कानून एंड सेकंड है सोशल जस्टिस। यानी कि यहाँ पर लॉ एंड सोशल जस्टिस, इसका रिलेशन कैसे है दोनों का आपस के अंदर। तो सबसे पहले तो अपने कानून को वर्ड को उठा लेते हैं कि कानून क्यों आवश्यक है बनाने के लिए। कानून, पहली बात तो कानून की डेफिनेशन क्या होती है? कानून वे नियम होते हैं जिनको लोगों को मानने पड़ते हैं और लोग उस नियम को मानकर चलते हैं। जैसे मान लो कि आपके स्कूल के नियम है कि आपको स्कूल के अंदर टाइम पर पहुंचना है, ये तो आपका स्कूल का नियम हो गया। घर का नियम है कि शाम होने से पहले पहले घर पर लौट जाना है वरना घर पर प्रेट होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई घर के नियम। बट जैसे संविधान है तो संविधान को चलाने के लिए यहाँ पर कानून यानी कि संविधान पूरे देश को चलाने के लिए उनको नियम बनाने पड़ते हैं। तो पूरे देश को चलाने के लिए जो लोग यहाँ पर नियम बनाएंगे तो उस नियम को क्या कह देंगे? कानून कह देंगे। अब आप कानून समझ चुके हैं। भाई कानून बनाने आवश्यक क्यों है? क्या बिना कानून के कोई देश नहीं चल सकता? तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या बिना कानून के देश नहीं चलता? तो आप मुझे समझाओगे कि सर बिना कानून के देश नहीं चल सकता। मैं कहूँगा भाई कैसे? अब कहोगे कि बिना कानून के देश कैसे चलेगा? सर आप भी समझदार हैं, आप जरा सोच कर देखिए। अगर यहाँ पर कोई कानून ना हो कि कितनी भी स्पीड से गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, फिर तो हवाई कितना उड़ाएंगी गाड़ियाँ। जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो तो हर किसी को मारकर चले जाएंगे और किसी को न्याय भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मैं कहूँगा भाई बात तो सही है। भी हमारे पास में जैसे गाड़ियाँ नहीं होगी, जिनके पास में गाड़ियाँ होंगी वो तो स्पीड से चलाएंगे और जो साइकिल वगैरह पर होंगे उनको तो मसल कर चले जाएंगे। उनको तो कोई यहाँ पर कुछ मिलने वाला है ही नहीं, वो तो मार देंगे। सीधी सी बात कहने का मतलब है कि जो अमीर होंगे वो तो यहाँ पर कब्जा कर लेंगे गरीबों पर। भाई बात तो एकदम आपकी सही है, भी कानून तो होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कानून आवश्यक है। कानून क्यों आवश्यक है? किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को एक अच्छी व्यवस्था प्रदान करने के लिए, अच्छी तरह से उसको रन करने के लिए कानून आवश्यक है। इसलिए कानून बनाए जाने चाहिए। कानून बनाने से क्या होता है, जिसे अमीर है और गरीब है तो दोनों का पलड़ा सेम रहता है, यानी कि कोई ऊपर नीचे नहीं होता। जो अमीर है वो भी एक समान जिएगा और जो गरीब है वो भी एक स्वतंत्रता से जिएगा। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो गरीब पर कब्जा कर लेगा या उस पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा या उनसे कोई जबरदस्ती काम कराने की कोशिश करेगा। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जैसे मुकेश अंबानी जिएगा वैसे ही यहाँ पर एक गरीब जिएगा। अगर ये कोई अपराध करेगा तो इसको दंड मिलेगा और इधर वाले को भी दंड मिलेगा। दोनों को समान है, इक्वलिटी रहेगी, ठीक है। इसलिए कानून बनाने आवश्यक है। अब आप यहाँ तक तो समझ गए कानून बनाने आवश्यक है, ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में समझा दिया। बट चैप्टर क्या कहना चाहता है वो चैप्टर के अंदर समझिए। तो आप इतनी सी बात तो समझ चुके हैं कि कानून बनाने आवश्यक है, ठीक है। अब चैप्टर देखो क्या कहता है कि कानून की आवश्यकता क्यों बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई कानून की आवश्यकता? लॉ की नीड क्यों है? यहाँ पर देखो, बाजार में हर जगह शोषण की संभावना होती है, ठीक है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे उत्पादक हो, हर किसी का शोषण होता है। जैसे आपने लास्ट क्लास के अंदर कमीज वाला चैप्टर भी पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है, एक लड़की होती है वो घर पर कपास उगाती है और वो किसी फिर दुकान के अंदर उस कपास को बेच कर आती है। तो कपास का उतना मूल्य नहीं मिल पाता दुकानदार को, दुकानदार उसको मूल्य नहीं देता है उतना जो बीजने वाली होती है यानी कि उत्पादक को, ठीक है। उस लड़की को उतना मूल्य नहीं देता है। फिर जो दुकानदार होता है वो आगे मिल के अंदर बेचता है उस कपास को। वहाँ पर जैसे बड़े वहाँ तो हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, यानी कि जो बीज होते हैं कपास के वो अलग करते हैं और जो रुई होती है उसको अलग करते हैं। तो जो निकालने वाले होते हैं मजदूर, उनको भी उतने पैसे नहीं मिलता। फिर आगे जाती है वही कपास यहाँ पर, तो वो आगे फैक्ट्री में चली जाती है। तो फैक्ट्री वालों को, जो बनाने वाले होते हैं, उनको भी पैसे नहीं मिलते। कहने का मतलब है कि जो बीच के व्यापारी होते हैं वो सारे के सारे पैसे खा जाते हैं। ना ही तो खरीदने वाले को उतने पैसे मिलते हैं और ना ही बेचने वाले को, यानी कि कपास जिसने बेची, यहाँ पर बोई, इतनी मेहनत की, उसको भी पैसे नहीं मिले। जो मजदूर है उनको भी नहीं मिले और जो खरीदने वाला है उसको भी ऊंचे दाम पर वो कमीज बेची गई, यानी कपास से कमीज बनाकर कमीज ऊंचे दाम पर बेची गई। तो बीच के जो व्यापारी होते हैं वो ज़्यादा मूल्य खा जाते हैं, ठीक है। तो अब यही बात यहाँ पर कह रहा है कि बाजार में हर जगह शोषण की संभावना होती है। बाजार में जब भी आप जाओगे तो आपका कहीं पर भी शोषण हो सकता है। अगर आपका कानून नहीं है बने हुए तो कोई भी दुकानदार आपको कहेगा कि एक जैसे ये मार्कर है तो ये 20 रुपए का मार्कर होता है, तो वो कहेगा कि ये 50 रुपए का मार्कर है, तो आपका शोषण कर लेगा। यानी कि हर जगह शोषण की संभावना बनी रहेगी। तो ये मजदूर है, मजदूर का भी शोषण होगा, उपभोक्ता है उसका भी शोषण होगा, और जो उत्पादक है
कोई सी चीज को बनाने वाला, उसका भी शोषण होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि इन तीनों को समान मजदूरी मिले। अगर मजदूर जितनी मेहनत कर रहा है उसको उतनी मजदूरी ना मिलेगी तो भाई शोषण होगा ना उसका, तो उतनी मजदूरी उसको मिले। उपभोक्ता है तो उपभोक्ता को भी सही जितना उसका हक है उतना वहां पर उसको पेमेंट मिले, और उत्पादक को भी उतनी पेमेंट मिले, ये आवश्यक है। तो देखो आगे, निजी कंपनी या ठेकेदार कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां होती है या फिर ठेकेदार होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। और मुनाफा कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो मजदूरों को उतनी मेहनत के पैसे भी नहीं देते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेहनताना नहीं देते, यानी कि मजदूरी के उतने पैसे भी नहीं देते हैं, या फिर कम मजदूरी देते हैं पर कम मजदूरी देते हैं, जितनी उनकी मजदूरी बनती है उतनी मजदूरी नहीं देते हैं। तो मेहनत का पैसा न देना यानी कि मजदूरी ना देना भी क्या है, गैर कानूनी है और गलत है। तो ये आप भी जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये निजी कंपनियां होती है इसलिए ऐसा करती है। अब आप सोचिए कि अगर कानून नहीं होगा तो उनको अब कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे, जो गरीब लोग हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि कानून होने चाहिए। फिर आगे देखो, यहाँ पर कम पैसे दे रही हैं या फिर पैसे दे ही नहीं रहे हैं मजदूरों को, तो इनकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक कानून बना दिया। सरकार ने देखो न्यूनतम वेतन का एक कानून बना दिया कि कम से कम इतने पैसे तय कर दिए सरकार ने कि जो मजदूर है उनको कम से कम इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए, जो उत्पादक है उतने पैसे उसको मिलने चाहिए, सबको। यानी कि न्याय किया है सरकार ने, इक्वलिटी रखी है। कोई ऐसा नहीं कि मजदूरों के पक्ष में झुकी है सरकार, सभी के पक्ष में। जैसो न्यूनतम वेतन का एक कानून बना दिया, इसके अंदर सरकार ने पक्ष रखा है कि मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक किसी के साथ में यहाँ पर अन्याय नहीं होगा। सभी को जितना पैसा मिलना चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए उतनी मिलेगी। मजदूर को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना दिया जाएगा, उपभोक्ता को जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा, और उत्पादक को जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा। उससे कम अगर कोई देता है या फिर मिलता है तो आगे वो सजा का हकदार होगा, ठीक है। फिर कानून बना देना। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर सरकार ने कानून बना दिया तो सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है, कानून बनाना। कानून तो हर कोई बना देता है, पर यहाँ पर सरकार ने जैसे कानून बना दिया उसको लागू करना, लागू करने के बाद में उसका निरीक्षण भी करना। जैसे लागू कर दिया, कई एरिया ऐसे होंगे गांव के अंदर तो यहाँ पर पुलिस वगैरह जाती नहीं है, तो उनका कैसा पता चलेगा भी कानून सही तरह से लागू हुए हैं, इंप्लीमेंट हुई है नहीं। तो उनका निरीक्षण भी करना, उनको समय समय पर चेक करना, ठीक है, लोगों को। और अपराधी अगर ये कानून नहीं कोई मानता है तो उन अपराधियों को यहाँ पर सजा देना। ये सब किसके काम है, ये काम है सरकार के, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको समझ आ रहा है। फिर आगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अंदर देखो, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसके अंदर कुछ नहीं है। पहली बात तो कानून बनाने क्यों आवश्यक है, आप समझ गए कि कानून पूरे देश को, व्यवस्था को चलाने के लिए और गरीबों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने आवश्यक है। फिर सरकार ने कानून बना दिया, यहाँ पर कानून बना दिया उनकी रक्षा के लिए, और यहाँ पर मैंने बता दिया। उसके बाद में फंडामेंटल राइट, आपको याद होगा कि मौलिक अधिकार नाम की भी कोई चीज होती है हमारे देश में। तो मौलिक अधिकारों की संख्या अपने देश के अंदर 6 है, और मौलिक अधिकार जिसे अपने पहले समानता का और शोषण के विरुद्ध लास्ट चैप्टर में पढ़कर आई हैं, शोषण और यहाँ पर समानता का अधिकार और संस्कृति के विरुद्ध अधिकार, तो ये अपने पढ़ चुके हैं। एंड एक एक अधिकार आ रहे हैं इसमें, 6 के 6 एक साथ में नहीं है, पर अपने ये जो अपने 8 क्लास की बुक्स है इसके अंदर यहाँ पर 6 के 6 अधिकार अलग अलग चैप्टरों के अंदर यूज हो रहे हैं। जैसे इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आ गया, ठीक है, तीसरा फंडामेंटल राइट आ गया। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो क्या कहता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वज्रास्त्र है, ठीक है, जिसके प्रयोग को कोई यहाँ पर टाल नहीं सकता। इसकी सुरक्षा कौन करता है, इसकी सुरक्षा जिस प्रकार वज्रास्त्र होता है, वज्र की सुरक्षा कौन करता है, इंद्र करता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर इसकी सुरक्षा कौन करता है, इसके सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, इस देश की सबसे ऊंची पीक पर बैठी हुई एक कह सकते हैं कि मसीहा है, पूरे देश को चलाने वाला। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फंडामेंटल राइट में जो दिया गया है, इसको लॉ पर लकीर है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, कोई भी हो, यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट में है वो है, जो मिलेगा वो मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है, ये कहता है कि कम मेहनताना यानी कि कम मजदूरी पर काम करने या बंधुआ मजदूर को ये देखो, दोबारा देखो, सॉरी दोस्तों, मैं आपको समझाने के चक्कर में यहाँ पर ही गलत बोल गया। कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर को मजबूर नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि
कम मेहनताना यानी कि कम मजदूरी पर काम करने के लिए किसी मजदूर को मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या फिर खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता। अगर लगाता है तो उसको दंड मिलेगा। पहली बात तो 14 साल से कम बच्चे को कोई भी यहाँ पर किसी भी विषय में काम नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर उसको पढ़ने का अधिकार है, उसको पढ़ाया जाए यहाँ पर। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप ये यहां तक समझे होंगे। इसके अंदर सबसे पहले यहां पर क्या समझा था, कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो यहां पर कानून बना। कानून बनने के बाद में अपने मौलिक अधिकार देखे, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारी क्या कहते हैं यहाँ पर, वो देखे कि किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। और 14 साल के 14 ईयर से कम उम्र के कोई भी बच्चा हो उससे कोई काम नहीं कराया जाएगा। कोई काम का मतलब ये नहीं घर के अंदर ही काम नहीं करेगा, यानी कि मतलब है कि उससे किसी भी विषय में काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई कराता है ऐसा तो उसको दंड मिलेगा। यानी कि पढ़ने की उम्र है ये, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को पढ़ाया जाए यहाँ पर। तो आई होप आप ये समझे होंगे। एंड सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब अपने यहाँ पर चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जो भी शेष रहा है वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं अपने यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी। देखिए भोपाल कहाँ पर है, भोपाल है यहाँ पर एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल। ठीक है, तो भोपाल, पहली बात तो भोपाल है क्या, एमपी की यहाँ पर कैपिटल है, कैपिटल ऑफ एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश की यहाँ पर कैपिटल है भोपाल। तो यहाँ पर क्या हुआ था, भोपाल के अंदर एक अमेरिकी कंपनी आई थी और अमेरिकी कंपनी ने यहाँ पर कारखाना खोला था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कारखाना। ठीक है, यानी कि यूनियन कार्बाइड इसका नाम था, अमेरिकी कंपनी का कारखाना खोला था कहाँ पर, भोपाल के अंदर। तो यहाँ पर अब एक दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना क्या हुई थी, दुर्घटना देखो 2 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। 2 दिसंबर 1984 को गैस कौन सी, MIC भी कहा जाता है इसको, क्या MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हो गया था यहाँ पर। इसमें 8,000 लोग की तो मृत्यु हो गई और 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर गंभीर रूप से बीमार हो चुके थे। जो बच्चे कुछ लोग थे उनको श्वास, आंख व अन्य समस्याओं से पीड़ित हो गई, यानी कि कोई भी यहाँ से बच नहीं पाया। बहुत ही जहरीली गैस थी दोस्तों। ये कारखाना था जिसके अंदर कोई यहाँ पर जहरीली दवाएं और यहाँ पर कीटनाशक वगैरह बनाए जाते थे। तो इसमें यहाँ पर गैस जो होती है MIC बहुत ही जहरीली गैस होती है। तो इसके रिसने से, इसके यहाँ पर लीक होने से क्या हो गया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। जो कारखाने के अंदर थे वो तो मरे, साथ में जो यहाँ के जहाँ तक ये गैस गई वहाँ के लोग भी बुरी तरह ग्रसित हो गए। और जो बचे कुछ लोग थे वो कोई न कोई बीमारियों के यहाँ पर रोग हो गए, जैसे उनको कोई श्वास की बीमारी लग गई या फिर उनको कोई आंख से या अन्य रिलेटेड बीमारी लग गई। ठीक है, फिर यह तो भाई कोई दुर्घटना नहीं थी। अब भाई दुर्घटना तो उसे कहा जाएगा ना, दुर्घटना तो तब होती है जब कोई अचानक से कोई काम हो जाए या जिसका पता ना हो। पर इसका सभी को पता था भी हाँ ये गैस रिस रही है। देखो यहाँ पर रीजन क्या है, ये आप आराम से देखो यहाँ पर। यह तो भाई कोई दुर्घटना नहीं थी, पैसे बचाने हेतु सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया गया। ये कंपनी इंडिया की तो थी नहीं, अमेरिका की थी। पैसे बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर सुरक्षा उपाय होते हैं उनको कम कर दिया और कई सुरक्षा उपायों को बिल्कुल हटा दिया, कुछ को बिल्कुल ही कम कर दिया यहाँ पर। इससे पहले भी रिसाव के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अगर मान लो कि पहले किसी व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हुई है, पहले से पता था कि गैस यहाँ से रिस रही है, ये कंपनी सही नहीं है, तो उस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाने चाहिए था, लेकिन नहीं ध्यान दिया गया। पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में यहाँ पर क्या हुआ, ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। ठीक है, तो दुर्घटना जिस चीज़ का दोस्तों अपने को पता हो ना, उस चीज़ के बारे में उसे दुर्घटना नहीं कहा जाएगा। अब अगर ये इस चीज़ का पता था भी हाँ गैस रिस रही है या ये कुछ हो रहा है, तो उस पर ध्यान दिया जाने था। तो फिर आगे देखो, कंपनी ने गलती मानने से इनकार कर दिया। अब मान लो कि कंपनी पर जब आरोप है तो कंपनी ने गलती मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने दीवानी मुकदमा दायर किया और $3 अरब का मुआवजा मांगा। अमेरिका की कंपनी थी तो अमेरिका की कंपनी से दीवानी मुकदमा दायर कर दिया सरकार ने। सरकार भी ऐसी नहीं कर रही थी, लेकिन लोगों की आवाज़, लोग इतने इकट्ठे हो गए तो लोगों की आवाज़ से क्या हुआ, यहाँ पर मुकदमा दायर कर दिया। और मुकदमा दायर करने के बाद में $3 अरब का यहाँ पर मुआवजा मांगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर $47 करोड़ रुपए दिए और सरकार भी मान गई, सरकार ने भी सहमति दे दी।
आप देखिए कहां पर ये 3 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा था और कहां पर ये 47 करोड़ डॉलर मान के देखिए। जैसे मान लो कि किसी ने यहाँ पर 1 लाख रुपया मांगा और उसे 100 रुपये देकर ऐसे कह दिया कोई नहीं बच्चे चुप हो जा चुप हो जा, तो वो वैसे ही बचपन में एक कहावत भी है ना कि एक संतरे की गोली देकर ऐसे बच्चे को चुप करा देना, तो वो वैसे ही यहाँ पर काम हुआ है कि 3 अरब डॉलर यहाँ पर पैसे मांगे और यहाँ पर 47 करोड़ डॉलर रुपये देकर ही क्या बस मामले को सुलझा दिया और सरकार भी यहाँ पर मान गई। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि वाई क्यों सरकार मानी, यहाँ पर 47 करोड़ से ही क्यों मान गई, क्या रीजन था कि 47 करोड़ से ही सरकार मान गई? क्या भारत के जो यहाँ पर मजदूर हैं उनकी इतनी कम कीमत है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है कि इतने रुपए से यहाँ पर सरकार मान गई? क्या जो यहाँ पर इनकी डेथ हो चुकी है क्या वो वापस लौट कर आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर सरकार क्यों मानी 47 करोड़ डॉलर से? उनकी जो फैमिली वाले होंगे उनको यहाँ पर कौन, वो कैसे चलेगी फैमिली, तो मुझे ये बताओ। तो इसका रीजन क्या है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है। भोपाल आप समझ चुके हैं कि कैपिटल ऑफ यहाँ पर एमपी, यानी कि एमपी की क्या है राजधानी है भोपाल। भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिका की कंपनी ने एक कारखाना खोला था। गैस का रिसाव हो गया था। रिसाव गैस कौन सी थी? MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट। कब हुआ था ये घटना? 2 दिसंबर 1984 को ये घटना हुआ। फिर यहाँ पर ये घटना हुई, उसके बाद में बाकी आपको कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है। मेन इसमें याद रखने वाली क्या है, एक तो ये कंपनी का नाम भी इतना नहीं है। पहली बात तो कहाँ पर, भोपाल में। ये सन और गैस, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो सरकार इससे क्यों मान गई? 47 करोड़ डॉलर रुपए से क्यों मान गई? 3 अरब का मांगा था। तो ये अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसका आंसर जरूर मिल देंगे आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको इसका आंसर देने के लिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब आगे यहाँ पर देखते हैं इस पार्ट के अंदर। देखो यहाँ पर कंपनी ने भारत के अंदर कारखाना क्यों खोला, और आपके लास्ट जो क्वेश्चन है उसका भी तो आंसर देना है। तो कंपनी ने भारत के अंदर कारखाना क्यों खोला, इसके कई रीजन थे। जैसे देखिए यहाँ पर कम कीमत पर मजदूर मिल जाना। जैसे मान लो कि अब कंपनी अमेरिका की है, अमेरिका की कंपनी भारत के अंदर अगर कारखाना खोलती है तो कम कीमत पर मजदूर मिल जाते हैं। लेकिन वही कंपनी अगर किसी डेवलप कंट्री के अंदर वहां पर कारखाना खोले तो मजदूर बहुत महंगे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि यहाँ पर कोई यूरोप के अंदर कोई ये कंपनी कारखाना खोले तो वहां पर मजदूर महंगे मिलेंगे इंडिया के कंपेयर से, ठीक है। और रशिया के अंदर तो वैसे नहीं बनती है अमेरिका के, ठीक है। दोनों एक, वो कहते हैं ना कि एक बेल है और दूसरा पता नहीं क्या है, ठीक है। तो दोनों की आपस में कभी बनती नहीं है। जैसे कुत्ता और बिल्ली की नहीं बनती, तो वैसे रशिया और इनकी अमेरिका की कभी नहीं बनती। यानी कि सीधी सी बात है। अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर क्या है, कम कीमत पर मजदूर मिल जाते हैं इंडिया के अंदर। अगर वही कंपनी किसी दूसरी डेवलप कंट्री के अंदर कोई यहाँ पर कारखाना खोले तो वहाँ पर उनको ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी। तो भारत के अंदर कम कीमत पर मजदूर इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी क्या है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सारे के सारे लोग क्या है, जॉब पर डिपेंड करते हैं। हर कोई जॉब की ओर भाग रहा है। जॉब की ओर भागेंगे तो यहाँ पर जॉब देने वाले तो आएंगे ना, तो जॉब देने वाले आएंगे तो दुर्घटना भी ऐसी ही होगी, ठीक है। बातें कड़वी है पर सच्ची है। फिर आगे देखो, यहाँ पर मजदूर अधिक समय तक काम करते हैं। यहाँ के मजदूर अधिक समय तक काम करते हैं। और काम करते क्यों है, रीजन क्या है उसका पता है आपको? उनको कोई शौक नहीं है काम करने का, उनके पास में पैसे नहीं है, घर पर भूखे हैं। तो घर पर भूखे हैं, सब घर पर भूखे सो रही हैं, तो उनको काम करना पड़ेगा और अधिक समय तक काम करते हैं। उनकी बस बेरोजगारी ही सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। कम कीमत पर काम करना भी बेरोजगारी वजह है और अधिक समय पर काम करना भी बेरोजगारी ही वजह है। फिर आगे देखो, आवास जैसे दूसरे खर्चों की जरूरत नहीं। अब अमेरिका की कंपनी यहाँ पर आ रही है तो आवास वगैरह मजदूरों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही कंपनी खोलेगी और यहाँ पर ही मजदूर मिल जाएंगे, तो आवास की क्या जरूरत है, उन खर्चों से भी बच जाएगी वो। फिर आगे लागत में कमी। अगर कंपनी ने और भी लागत में कमी लानी है तो वो क्या करेगी, जो भी यहाँ पर सुरक्षा उपाय होंगे उनको नज़रअंदाज कर देगी, वो सुरक्षा उपायों को नहीं रखेगी। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पर अमेरिका ने भारत के अंदर कारखाना खोला था। और जितनी भी दूसरी कंट्रियाँ होती है भारत के अंदर क्यों खोलती है, उनको कोई शौक नहीं है भारत के अंदर आकर खोलने का, क्योंकि उनको ये फैसिलिटी मिलती है।
लोग यहाँ के कम कीमत पर ही काम करने को तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए दूसरे देश की यहाँ पर कंपनियां आकर यहाँ पर कारखाने खोलती है और हम जैसे पागल उनके यहाँ पर काम करते हैं कम कीमतों पर, और हम क्या कहते हैं हमें नौकरी मिल गई। अरे भाई यार, नौकरी देने वाले बनो ना, नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लगती क्यों हो। फिर आगे देखो यहाँ पर, तो इसलिए है कम लागत पर अधिक मुनाफा। कंपनी को क्या फायदा था इन सभी से। अब इनका अगर लास्ट के अंदर एक निचोड़ देखा जाए तो निचोड़ क्या लास्ट में, कम लागत पर अधिक मुनाफा। कंपनी को तो अधिक मुनाफा हो रहा था, तो कंपनी को अधिक मुनाफा है तो कंपनी तो यहीं पर इंडिया के अंदर ही खोलेगी ना इस कंपनी को यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो फिर आगे यूनियन कार्बाइड ये जो कंपनी है, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि यही कंपनी अगर अमेरिका में होती तो क्या होता और इंडिया के अंदर है तो क्या हुआ, ठीक है। अमेरिका में अगर यही कंपनी होगी तो यहाँ पर कंप्यूटरीकृत चेतावनी होगी, यानी कि कंप्यूटर वाला सिस्टम होगा सारी की सारी। अगर कुछ भी यहाँ पर दुर्घटना होती है तो दुर्घटना से पहले ही कंप्यूटर उनको सूचना दे देगा। लेकिन इंडिया के अंदर जो कंपनी यहाँ पर खोली थी भारत के अंदर, वो अंदाजे से काम पर चलती थी, यानी कि गैस रिस रही है ऐसे सूंघ लिया, सूंघने के बाद में ऐसे भी हाँ गैस रिस रही है, तो अब पता चल गया भी हाँ गैस रिस रही है, इसका मतलब गैस का रिसाव हो रहा है। तो ये अंदाजे पर चलने वाली है। और अमेरिका के अंदर कोई भी कंपनी खोलेगी तो ये यहाँ पर कंप्यूटर पर आधारित होगी, ऐसे नहीं कि अंदाजे से होगी तो कंपनी हमेशा उनको तबाह कर देगी। अमेरिका कंट्री ऐसी नहीं है, ठीक है। अमेरिका हमारे जैसे नहीं है कि जैसे अंदाजे पर काम नहीं चलती है, वो पूरी सिक्योरिटी रखती है वहाँ पर, हर एक चेतावनी देती है, कोई भी कंपनी ऐसे नहीं खोलने देती है उनकी सरकार। जबकि हमारी सरकार सीधी चलती है ऐसी, ठीक है। क्यों चलती है उसका भी रीजन आएगा आगे। देखो सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन कैसे, यहाँ पर देखो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू करे, ठीक है, सुरक्षा सही ढंग से लागू करें। अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार देता है। तो अब जीवन का अधिकार मिला हुआ है, तो भाई जीवन का अधिकार का मतलब क्या है, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को हर एक जरूरत की चीजें देना जो उनको जीवन के लिए आवश्यक होती है। तो ये अनुच्छेद 21 कहते हैं। फिर देखो यूनियन कार्बाइड दुर्घटना, सरकार क्या कर रही थी उस समय जब ये दुर्घटना हुई, यूनियन कार्बाइड दुर्घटना हुई थी, उस समय सरकार क्या कर रही थी इंडिया की। तो वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके दो रीजन आते हैं उस समय के अंदर दोस्तों। उस समय अब अगर ये कह दो कि यहाँ पर सरकार की गलती थी, तो हाँ सरकार की गलती थी, मैं इसी नहीं कहता हूँ कि सरकार की गलती नहीं थी, पर सरकार से भी ज़्यादा हमारी गलती थी यहाँ पर। अब हमारी भी गलती क्या कहेंगे, किसकी मानेंगे, सरकार की या फिर आप हमारी। तो ये पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फिर अपने तर्क यहाँ पर पेश करते हैं। देखो भारत में कानून ढीले थे उस समय, क्या भारत में उस समय कानून ढीले थे, यानी कि कानून सही से लागू नहीं हुए थे। फिर उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया गया था। पहली बात तो यहाँ पर कानून थे ही नहीं यहाँ पर सही से, और जो भी बचे कुचे कानून थे उनको भी सही ढंग से लागू नहीं किया गया था। तो सरकार का मत था कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये आपको समझ में आया या नहीं, पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है कि उस समय सरकार क्या कर रही थी जिस समय ये दुर्घटना हुई थी। भाई सरकार का देखो, ये पहली बात तो ये दुर्घटना देखो, सन क्या था, सन था यहाँ पर 2 दिसंबर 1984 1984 का सन था। 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद होने पर हमारा देश क्या था, जूझ यहाँ पर जो होती है ना समस्याओं से जूझ रहा था। अब कहोगे कि 1947 तो बहुत पहले की बात है, चलो मान लो 1947 बाद की बात है, ठीक है। 1947 से बाद में यहाँ पर संविधान बनाने को टाइम लगा। संविधान के बाद में यहाँ पर सरकार का सही ढंग से यहाँ पर लागू हुआ, सही से धीरे धीरे 1960 तक तो ये यहाँ पर योजनाएं चालू हुई थी। सेकंड योजना 1960 के अंदर सही से जैसे सरकार ने अपने हाथ में सारा सेक्टर वगैरह ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर 1961-62 के अंदर यहाँ पर चाइना के साथ में यहाँ पर युद्ध हो गया, सारा ध्यान उधर चला गया, ठीक है। उसके बाद में आगे जैसे जैसे नेहरू संभाल रहे थे, नेहरू की डेथ हो गई। नेहरू की डेथ होने के बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जैसे धीरे धीरे 1971 के अंदर क्या हुआ, 1971 के अंदर यहाँ पर जंग हो गई। किसके साथ में, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर जंग हो गई। तो अब सारा ध्यान उधर चला गया, सारा का टोटल। अभी देखो देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद में कितनी समस्याएं यहाँ पर आ रही थी, अभी तक सही से सेट भी नहीं हुआ था। 1971 के अंदर सारा का सारा ध्यान इधर है, पाकिस्तान की तरफ चला गया। फिर 1975 के अंदर क्या हुआ, आपातकाल घोषित हो गया इंडिया के अंदर। अब सारा का सारा ये समस्या हो गई।
और यहाँ पर 7 साल 8 साल बाद में यहाँ पर क्या होता है, 1984 के अंदर ये दुर्घटना हो जाती है। अब भारत इतनी समस्याओं से यहाँ पर जूझ रहा था, अभी कभी ध्यान इधर होता है, कभी ध्यान इधर होता है, कभी ध्यान इधर, कभी इधर। तो यानी कि कानून उस समय यहाँ पर क्या थे, कानून बनाए जा चुके थे, ऐसी बात है नहीं कि कानून नहीं बने थे, कानून बन चुके थे यहाँ पर, बट कानून भी ऐसे पूरी तरह से ऐसे नहीं थे भी हाँ सही तरह से बन चुके हैं, पर उनको लागू भी नहीं हुए थे। कुछ कानून लागू हुए थे तो उनको सही तरह से लागू नहीं हुए थे। इसीलिए यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि भारत में उस समय कानून ढीले थे, क्योंकि वो स्थिति ही ऐसी थी यहाँ पर। और दूसरा, उन कमजोर कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया गया था। फिर आप एक बात और सोच कर देखिए, भारत में उस समय इतनी गरीबी थी, इतनी बेरोजगारी थी, लोग यहाँ पर जूझ रहे थे। अब की स्थिति और है, लेकिन उस समय की स्थिति आप जरा कल्पना करके देखिए थोड़ा सा, कि उस समय जैसे यहाँ पर इतनी विकराल स्थितियां उत्पन्न हुई है भारत के अंदर, इतनी गंभीर स्थिति थी, उस समय यहाँ पर काम मिलना भी मुश्किल था, लोग तरसते थे, लोग भूखे मर रहे थे। यहाँ पर अकाल पड़ गया था, ठीक है, अकाल पड़ रही थी यहाँ पर। तो अकाल के समय के अंदर अगर यहाँ पर कोई कंपनी यहाँ पर आकर खोलती है, कोई जैसे अमेरिका की कंपनी यहाँ पर खोलेगी और अमेरिका की कंपनी कहती है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर रोजगार मिलेगा, और सरकार कोई हमारा बुरा नहीं चाहती थी, सरकार भी ये यहाँ पर चाहती थी कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग भूखे मर रहे हैं तो कम से कम उनको खाने की रोटी तो मिल जाएगी। यहाँ पर कंपनी खुलेगी तो हमारे पास में तो पैसे नहीं है, कम से कम वो तो देंगे, यहाँ पर काम करेंगे तो लोगों को तो रोटी मिलेगी। इसी उद्देश्य से यहाँ पर ये कंपनी को खोला गया था और भारत की सरकार ने यहाँ पर परमिशन दी थी। परमिशन यहाँ पर सरकार को भी पता था कि ये कंपनी धीरे धीरे, जैसे गैस का रिसाव हुआ था, अभी गैस का रिसाव हो रहा है, तो सरकार को भी पता था, ऐसी बात नहीं है कि सरकार को नहीं पता था। पर भारत में उस समय की स्थिति अलग थी, उस समय भारत और स्थिति के अंदर था, इतना नहीं यहाँ पर इतना यानी कि दूसरी कंट्री पर दबाव डाला जा सकता है, क्योंकि उस समय शक्तिशाली बहुत थी, अमेरिका बहुत शक्तिशाली कंट्री थी और भारत बहुत ही कमजोर स्थिति के अंदर था उस समय। लेकिन बात करूं आज की स्थिति के अंदर, तो आज की स्थिति वो नहीं है, वो उस दिन वाली। आज की स्थिति के अंदर भारत बहुत शक्तिशाली है। आज की स्थिति में भारत किसी भी कंट्री के साथ में अगर ऐसी दुर्घटना यहाँ पर वैसे होगी नहीं, बट अगर कभी ऐसी कल्पना भी करो अगर होती है, तो भारत, आपको क्या लगता है, यहाँ पर चुप बैठेगा? अब आप सोच के देखो, यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की यहाँ पर दुर्घटना हुई थी, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की भी डेथ नहीं होने दी। हाँ, एक वो बालक था जिसकी डेथ हो गई, स्टूडेंट था मेडिकल का जिसकी डेथ हो गई। उस समय पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मच गया था, एक इंडिया के स्टूडेंट का हुआ था, ठीक है। तो आज की स्थिति के अंदर एक व्यक्ति की जान की कीमत आप समझ सकते हो कि क्या है, वो उस समय की स्थिति थी, क्योंकि भारत कमजोर था। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। मैं अपने तर्कों में अंदर चला गया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो, कंपनी ने भारत में कारखाना क्यों खोला, आपको पता चल गया, क्योंकि श्रम सस्ता है, लोग ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं और अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है कंपनी को। फिर यहाँ पर सरकार क्या कर रही थी उस समय, यहाँ पर कारखाना खोला जा रहा था तो सरकार कुछ नहीं कर रही थी, सरकार यहाँ पर बैठी थी। बट यहाँ पर जो कानून वगैरह थे, कानून सही से यहाँ पर पहली बात तो थे नहीं, और दूसरी बात थे भी तो बच्चे कुछ कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया वो था। आई होप आप ये समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जो भी चैप्टर बचा है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून। पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून 1984 में हमारे पास बहुत कम कानून थे। ये आपको भी पता है कि 1984 के अंदर हमारे पास में बहुत कम कानून थे, और पहले की कहानी भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उस समय क्या क्या यहाँ पर घटनाएं घटित हुई थी। तो इसे लागू करने की व्यवस्था तो और भी ज़्यादा कमज़ोर थी। पहली बात तो कानून हमारे पास में कम थे, दूसरी बात कि यहाँ पर जो कानून थे उनको भी लागू करने की व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर थी। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के अंदर मुकदमे हुए थे। उस मुकदमे में कहा गया था 1991 के अंदर कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था उस समय कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, और इस जीवन के अधिकार के अंदर क्या प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यानी कि अपने लास्ट चैप्टर के अंदर जो पब्लिक फैसिलिटी थी उसके अंदर भी ये पढ़कर आए हैं कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है। ये केवल अनुच्छेद जीवन का अधिकार है, तो इसके अंदर जीवन का अधिकार का मतलब क्या है? जीवन का अधिकार बहुत ज्यादा बड़े एरिया के अंदर, ब्रॉड सेंस के अंदर सोचकर देखो, जीवन का अधिकार का मतलब क्या होता है? सरकार प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करेगी जीवन की, ठीक है।
तो जीवन की रक्षा कैसे की जा सकती है? जीवन की रक्षा का मतलब ऐसे तो है नहीं कि वो केवल मर रहा है तभी उसकी सुरक्षा करेंगे। अब मान लो कि उसको पानी नहीं सही से मिल रहा है तो पानी उपलब्ध कराना अनुच्छेद 21 में आएगा। अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है तो अच्छे स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के अंदर। बिजली नहीं मिल रही है अनुच्छेद 21। कोई शिक्षा में अवरुद्ध आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है अनुच्छेद 21। यानी कि जीवन के अंदर वो सारी चीजें जो यहाँ पर अनुच्छेद 21 के कारण प्रभावित होती है तो वो सारी अनुच्छेद 21 में आएगी। यानी कि अनुच्छेद 21 बहुत ज्यादा बड़ा एरिया के अंदर फैला है। तो अब यहाँ पर आता है कि प्रदूषण मुक्त हवा और यहाँ पर हवा और पानी, तो ये भी अनुच्छेद 21 में, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण मुक्त हवा नहीं मिलेगी, अच्छी हवा नहीं मिलेगी और पानी नहीं मिलेगा तो व्यक्ति मर जाएगा ना, और व्यक्ति मर गया तो ये तो उल्लंघन होगा यहाँ पर मौलिक अधिकार का, और ये सरकार चाहती नहीं है। तो इसलिए सरकार ने प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी इसके अंदर शामिल किया है। तो आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर है जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण, उस समय यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट ने भी कई आदेश दे दिए थे। तो आदेश देने से क्या हुआ, आदेश तो अच्छे थे पर अच्छे के यहाँ पर अच्छे के चक्कर में यहाँ पर कईयों का यहाँ पर बुरा भी हो गया। अब कहोगे कि ऐसे कैसे हो गया, वो यहाँ पर देखो, जैसे न्यायालयों द्वारा आदेश दिए गए थे कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में उद्योगों को बंद कर दिया जाए। दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन बहुत है, तो वहाँ पर जितने उद्योग है तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पानी गंदा हो जाता है, जो यमुना है बिल्कुल ही गंदी हो चुकी है केमिकल से। तो इंडस्ट्री जितने भी यहाँ पर उद्योगों से माल निकलता है इंडस्ट्रियल से, तो उससे नदियां प्रदूषित हो जाती है, हवा प्रदूषित होती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस कारण यहाँ पर सरकार ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसको जितने भी उद्योग हैं दिल्ली शहर के अंदर उनको बंद कर दिया जाए। इससे यमुना प्रदूषित हो रही है और उद्योग खोलने हैं तो कहीं दूर जाकर खोले, ठीक है, दिल्ली से, ये कहा था। ये निर्णय तो अच्छा था लेकिन इससे यहाँ पर कुछ बुरा भी हो गया। बुरा कैसे हो गया, जिससे यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सारे के सारे गरीब थे। तो अब वो गरीब थे, अब ये उद्योग बंद हुए थे, ये लोग लाखों लोग यहाँ पर बेरोजगार हो गए। तो अब यहाँ पर बेरोजगार हो जाना ये क्या है, ये एक थोड़ा सा कंडीशन सोचने वाली है कि यहाँ पर काम तो अच्छा किया पर इसके साथ में बुरा भी हो गया। तो कोई भी चीज़ का पक्ष लेने से पहले ये सोचना पड़ता है। जैसे विकास होता है तो विकास के भी दो पहलू होते हैं हमेशा, विकास किसका हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। मान लो कि यहाँ पर कोई डैम है, ठीक है, ये जंगल है, जंगल के अंदर यहाँ पर डैम बनाया जाना है, तो डैम बनाना क्या है, एक विकास है, डेवलपमेंट है। बट ये डैम बनाने के कारण कितनी ज़मीन यहाँ पर ली गई है, यहाँ पर कितने जानवर रहते थे, कितने पशु रहते थे, कितने लोग रहते थे यहाँ पर, उन लोगों को यहाँ पर खदेड़ा गया है, लोगों को दूसरे स्थानों पर भेजा गया है। तो क्या ये इन लोगों का विकास हुआ? इन लोगों का तो नहीं हुआ ना, विकास हुआ हमारा, लेकिन इन लोगों का तो विकास नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा दो पहलू होते हैं कोई भी काम करने के, चाहे वो विकास हो चाहे अच्छा काम हो, तो उसके साथ में इन दोनों पहलुओं को सोचकर करना चाहिए, ठीक है। आप एक नई अप्रोच भी सीख रहे होंगे दोस्तों, जैसे मैंने ये डेवलपमेंट की नई अप्रोच बताई, यहाँ पर एक नई अप्रोच बताई, तो एक सोचने का तरीका थोड़ा सा ना ज़्यादा एरिया के अंदर सोचा करो, ब्रॉड एरिया के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपने इस चैप्टर का यहाँ पर कंक्लूजन देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कंक्लूजन क्या लिखता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, वो अपने देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर का कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे चैप्टर का। देखो यहाँ पर है, बाजार हो, दफ्तर हो, चाहे कोई कारखाना हो, सबके लिए कानून आवश्यक है, ठीक है। हर स्थान पर हर जगह के लिए कानून आवश्यक है। अगर कानून नहीं होगा तो यहाँ पर गरीबों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, गरीब कभी से सही से जी नहीं पाएंगे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, बच्चों से काम करवाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अपने देखने को मिलेगी। निजी कंपनियां, व्यवसायी और ठेकेदार ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए गलत हथकंडे अपनाते हैं, यानी कि गलत काम करते हैं। गलत काम कैसे करेंगे, कम मजदूरी देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते, पोल्यूशन फैलाते हैं, जैसा उनको इच्छा होती है, जैसा उनके मन में आता है वो वैसे करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कानून होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक अच्छे से सभी लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, सभी लोग रह पाएंगे, सभी लोग बढ़िया से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर कानून हर एक चीज़ से हमारी रक्षा करता है दोस्तों, अगर जो कोई गरीब है तो गरीब को भी उतने अधिकार देता है सही से जीने के जितने के अमीर को। तो इसलिए कानून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर है, आम लोग भी दबाव बनाकर निजी कंपनी और सरकार को जनहित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं।
यानी कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सरकार तो करेगी ही करेगी, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही कि वो जनहित में काम करेगी, लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोग भी क्या कर सकते हैं, निजी कंपनियों और सरकार पर दबाव बना सकते हैं। दबाव बनाकर वो जनहित में काम करने के लिए उनको बाध्य कर सकते हैं, और उनको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो सजा मिलेगी, क्योंकि जनहित में काम करना होगा, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट मिली हुई है ना, तो फंडामेंटल राइट के द्वारा हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक वज्र हमारे हाथ में है, तो उस वज्र का हमें पूरा प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे लिए वज्र है, और उसका हमें पूरा प्रयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति को हर समय पर अपने फंडामेंटल राइट को याद रखना चाहिए। हमें अगर ये मिला है तो हम इसे लेंगे, और लेंगे नहीं तो छीन लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है निष्कर्ष के अंदर, और पूरे चैप्टर को बहुत ही इंजॉय से आपने किया होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले ही सकते हो, क्योंकि मैं साइड में हो जाता हूँ। तो आपको इस चैप्टर करने के अंदर बहुत ही इंजॉय फील किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैप्टर के अंदर इतना भले ही चलो कोई बात नहीं है, बट आपको कुछ एडवांस में सीखने को मिला। कोई भी चीज़ होती है तो उसके एक्स्ट्रा में जाकर आपको समझाने के लिए कोशिश की भी अलग से समझाया जाए भी, ये हमारे लिए आवश्यक है। थोड़ा सा अलग डीप के अंदर सोचना, अलग माइंडसेट के तरह से आपको सोचना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है, चैप्टर हर कोई पढ़ता है, लेकिन एक सोच होती है ना, सोच इंसान की थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए दूसरे से, थोड़ी सी अलग तरह से सोच कर देखो, नज़रिया ही कुछ बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ठीक है, थैंक यू।